चलिए एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आज करंट अफेयर्स का स्टार्टिंग से जो स्पीडी वार्षिक अंक पुस्तक है उसका चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसका चर्चा करेंगे। आज पहला सीरीज है, आज पहला क्लास है, लेक्चर 1 है। कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने के लिए ताकि आपका आने वाला जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स है, जैसे बिहार एसएससी हो गया, जैसे एनटीपीसी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये सब तमाम TRE 4 हो गया, एस्टेट हो गया, ये तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध हो। कोशिश करते हैं अपना एक योगदान आपको अपने एक कड़ी के रूप में दें। पहले हेडिंग होगा संवैधानिक पदाधिकारी। हेडिंग का नाम है संवैधानिक पदाधिकारी, जिसका जो संविधान के अकॉर्डिंग है। संवैधानिक पदाधिकारी का जिक्र करते हैं जैसे राष्ट्रपति। देश के अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन से क्रम के राष्ट्रपति है? यहाँ आपसे पूछेगा, आपका होमवर्क में यही है कि 14वां राष्ट्रपति कौन थे? 14वां राष्ट्रपति देश के रामनाथ कोविंद थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन से जीत कर कैंडिडेट आते हैं उन लोग मिल कर करते हैं। राष्ट्रपति बात करें तो देश का पहला नागरिक होता है ना। देश का पहला नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पद की, लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा 3 को मिलकर चुनता है और तीनों का सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य होता है ना। राष्ट्रपति की बात करें, पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का वेतन की बात करें तो कितना होता है? 5 लाख रुपया होता है। किसी दूसरा देश से संधि या समझौता राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है ना। राष्ट्रपति पद की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद में है? 52 में है। राष्ट्रपति का पद 52 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसका एक ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। अगर आप ट्रिक देखना चाहें तो हमारा चैनल स्टडी पॉइंट पटना शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। लोकसभा का सत्र कौन बुलाएगा? स्थगित कौन करेगा? सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति को अधिकार है। चलिए आ जाइए उपराष्ट्रपति। देश का उपराष्ट्रपति कौन है अभी? कौन से क्रम के? अच्छा, द्रौपदी मुर्मू कौन पार्टी का जीते हुए उम्मीदवार हैं? बीजेपी गठबंधन है ना। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। कैवें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? तो 13वां क्रम के उपराष्ट्रपति कौन थे? वेंकैया नायडू। जगदीप धनखड़ किस पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं? बीजेपी गठबंधन का है ना। बात करें उपराष्ट्रपति में चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ 2 गो, विधानसभा नहीं। यानी संसद कहते हैं कि संसद का कुल सदस्य है ना। लोकसभा राज्यसभा का इलेक्टेड प्लस इलेक्टेड, निर्वाचित और मनोनयन दोनों कैंडिडेट भाग लेते हैं इनके निर्वाचन मंडल में, है ना। जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहता अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होता है। सामान्यतः ही मत का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन मत यदि टाई कर जाए तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। देश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? कौन से क्रम के हैं? और 14वां कौन थे? मनमोहन सिंह। कब से है नरेंद्र मोदी? 2000। कई बार शपथ लिए हैं? कई बार? तीसरी बार लिए हैं। ध्यान देने की बात है कि देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ये दोनों आजाद भारत के जन्म लेने वाले हैं ना। यानी आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू। वो आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं
नरेंद्र मोदी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है इसे। न्यायिक प्रमुख हेडिंग होगा। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? बी आर गवई। कौन सा क्रम का? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? बताइए। 28 जनवरी या फरवरी, दोनों में से कोई एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। 28 जनवरी ना, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ है। और है कहाँ? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय जब मुख्य स्टार्टिंग में गठन हुआ था तो उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। एकरा में 7+1 कह सकते हैं। एगो चीफ जस्टिस थे, उस 7 गो अन्य थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 33+1 बराबर 34 है। एगो मुख्य न्यायाधीश है बी आर गवई और 33 गो अन्य न्यायाधीश हैं। समझ में आ रहा? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कोई दिक्कत है इसमें क्या? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक विषय के महत्व पर परामर्श ले सकता है। परामर्श मांगता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श न तो देना बाध्यकारी है, और परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति को मानना भी बाध्यकारी। 143 अनुच्छेद के तहत परामर्श मांगता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से। कोई दिक्कत है इसमें? सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रपति के परामर्श से कहीं अन्य भी बुलाया जा सकता है। अब तक 2 जगह दिल्ली के अतिरिक्त बैठक हो चुका है, एक जम्मू कश्मीर और एक हैदराबाद। समझ में आया बात? कोई दिक्कत तो नहीं ना? देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का माने संविधान का संरक्षक कहिए, सर्वोच्च न्यायालय है संवैधानिक प्रमुख। कोई दिक्कत? संविधान का व्याख्या करने का अधिकार इसी का है। आराम से पॉइंट आ जाइए। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखिए महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी का नियुक्ति। और अनुच्छेद 76 में है ये जो महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या ना 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 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माने जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक पद पर बना रह सकता है। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यही होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी कौन है महान्यायवादी? वेंकट रमनी। कौन से क्रम के हैं ये? 16वां क्रम। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। महान्यायवादी किसी भी सदन में भाग ले सकता है, जैसे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, भाग ले सकता है, सलाह दे सकता है। लेकिन सलाह माने सदन ही कोई जरूरी बाध्यकारी नहीं है। और मत का भी प्रयोग नहीं करता है, माने सलाह सदन में भाग ले सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं करता है। कौन अनुच्छेद कहता है? 88 कहता है। क्लियर है? जैसे देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी है, उसी प्रकार से राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता है ना? राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है। ये महाधिवक्ता का नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, जबकि महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया होगा बात। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी भारत के? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये महान्यायवादी का कहिए कि एक तरह से असिस्टेंट है, यानी महान्यायवादी को सहयोग करने वाला ये पद है। जैसे अगर आप इलाज कराने जाते हैं, पीएमसीएच चाहे कहीं जाएंगे, तो आपका पहले डिपार्टमेंट को पुर्जा ले जाइए
पेट वाला में दिखाना है कि कहाँ दिखाना है, जाइए ऑर्थोलॉजी के पास दिखाना है कि न्यूरोलॉजी से दिखाना, जाइए। अब वहाँ जाइएगा तो पहले आपका वजन होगा, बीपी न पाएगा, ये सब काम सब कौन करेगा? नर्स करेंगे लोग। तो ये सब आपको, उसके बाद फिर आप जाएंगे कहाँ? मेन डॉक्टर के, पहले जूनियर डॉक्टर तब सीनियर डॉक्टर, यही ना होता है। फाइनल निष्कर्ष सीनियर डॉक्टर करेंगे, हाँ ठीक है, ये फलाना फलाना दवाई चला दीजिए, देख लीजिए 4 दिन, अगर ऐसा आगे दिक्कत होगा तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो भी हो। तो उसी प्रकार से कोई भी महान्यायवादी का जो असिस्ट सॉलिसिटर जनरल जो होता है, स्टार्टिंग वाला जो काज होता है यही निपटाता सॉलिसिटर जनरल। अंतिम निर्णय होता है विधि अधिकारी के रूप में किसका? महान्यायवादी का। और सॉलिसिटर जनरल भी है तो ये भी देश का विधि अधिकारी है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल है एकदम असिस्टेंट। आप मान के चलिए जो नर्स हैं तो नॉर्मल होते हैं लोग, बीएससी नर्सिंग वाले सब हैं, उन लोग भी सब कुछ बुझाता है, डॉक्टर बहुत ही कम चेंज वेंज करता है, उन लोग भी सब डॉक्टर रहता है नहीं। तो सॉलिसिटर जनरल भी मैंने समझिए कि महान्यायवादी वाला पद पर एक तरह से, ना समझ में आया? माने कहिए कि हो बड़का वकील है, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, बड़ा वकील यही है, सरकार के वकील के तौर पर काम करता है महान्यायवादी। सरकार के लिए केस लड़ता है, सरकार पर कोई केस हुआ तो कौन केस लड़ेगा? महान्यायवादी। क्या अन्य निजी केस भी लड़ सकता है? हाँ, तो महान्यायवादी निजी केस भी लड़ सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ वाला केस नहीं लड़ सकता है महान्यायवादी। तो ओकर असिस्टेंट कोई आम आदमी है, वो बड़का एक तरह से विधि अधिकारी है। मैंने कह सकते हैं कि कितना हूँ, सोनार का कचरा बेचाएगा तो बनिया के बादाम से महंगे ना बेचाएगा? बादाम 100-200 रुपये के लिए, सोना के कचड़ों निकलेगा तो महंगे ना निकलेगा जी। आइए, समझ में आया? अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रकाश श्रीवास्तव, हरित न्यायाधिकरण एनजीटी कहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्थापना हुआ है 2010 में, 2010 में स्थापना हुआ है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। ये कहते हैं ना कि पॉल्यूशन वाले, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाले हैं, तो यही पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाले हैं। अगर किसी तरह का फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर ही काम करता है, अगर कोई चिमनी भाटा निकाल दिया आपका गांव में, पूरा खतरनाक रसायन छोड़ रहा है, तो जाइए केस कर दीजिए, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाले आएंगे, लॉक कर देंगे, है ना। आगे आ जाइए, संसदीय प्रमुख, राज्यसभा का सभापति, जो उपराष्ट्रपति होगा वही ना सभापति होता है, जगदीप धनखड़। राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति को राज्यसभा के सभी सदस्य मिल करके वोटिंग करके चुनते हैं। उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है, उसका जो नियुक्त चुनाव होता है राज्यसभा के सभी सदस्य वोटिंग करके चुनते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। कोई पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल, तो अस्थायी सदन है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं, इसके स्थान पर नया सदस्य चुनाव होता है। अगर उपाध्यक्ष यदि 6 साल कार्यकाल पूरा गया, क्योंकि समान सदस्य में से आदमी बना उपाध्यक्ष, तो पद छोड़ देगा, उसके बाद फिर से चुनाव होगा उपसभापति का, ठीक है। तो सभी सदस्य मिलकर के चुनते हैं उपसभापति को वोट दे करके। पॉइंट क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए, नेता विपक्ष में राज्यसभा में नेता विपक्ष का कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष का नेता राज्यसभा, यानी कि विपक्ष पार्टी कौन है अभी? कांग्रेस। तो कांग्रेस के ही उम्मीदवार कोई होंगे, है ना। तो विपक्ष का नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी लोकसभा में ना, ये राज्यसभा में कह रहा है। नेता सत्ता पक्ष के, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? जेपी नड्डा जी हैं। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के 2024 में चुना हुआ 18वीं लोकसभा का, तो अध्यक्षता कौन की है? ओम बिड़ला है। ध्यान रखिएगा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष यही थे, ओम बिड़ला, यानी 17वीं लोकसभा का भी अध्यक्ष यही थे। कौन? ओम बिड़ला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ही थे।
अब देखिए लोकसभा का अध्यक्ष होता क्या है ना, जैसे पहली बार चुनाव 24 में हुआ ना, 18वीं लोकसभा का, 18वीं लोकसभा का चुनाव जीत के गया, सब पहली बार बैठक हुआ। तो पहला बैठक के दिन राष्ट्रपति उसी में से एगो सीनियर मोस्ट को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त कर दिया। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तहरि महताब बने थे। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया। नियुक्त करके प्रोटेम स्पीकर का मेन काम है सभी संसद सदस्यों को शपथ दिलाना। शपथ दिला गया तो सभी सदस्य में से अध्यक्ष के पद के लिए खड़ा हुआ उम्मीदवार एगो, माने कई उम्मीदवार खड़ा हो सकते हैं, उपाध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार खड़ा हुआ, चुनाव होना अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और चुनने वाले हैं सभी सदस्य। सभी सदस्य मिल करके अनुच्छेद 93 के तहत एगो अध्यक्ष और एगो उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेता है अपने में से वोटिंग करके। इसको ज्यादा वोट मिला और जीत गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गया, यही ना। तो वही कह रहा है लोकसभा का 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है, और क्योंकि यही ना जीते होंगे, सबको वोटिंग किया, यही जीत गए। आगे आइए, नेता विपक्ष का लोकसभा में कौन है? राहुल गांधी जी है ना। विपक्ष के जो है नेता विपक्ष का, ध्यान रखिए विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य बोले तभी 550 लोकसभा का अधिकतम सदस्य है, तो 550 का 1/10 माने कितना? 55 सदस्य वाला पार्टी ही विपक्ष का दावा कर सकता है। तो विपक्ष में अभी कांग्रेस है, उनका नेता राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष का नेता है। और सत्ता पार्टी को अपना बहुमत के लिए कितना भी चाहिए? 272 बहुमत के लिए इतना ही ना चाहिए, 272 सत्ता पक्ष के बहुमत के लिए। तो विपक्ष का नेता समझ गए होंगे राहुल गांधी। कोई दिक्कत है क्या? आगे आ जाइए। सचिव ना पूछेगा, उतना भी नहीं डीप में जाएगा। निर्वाचन आयोग आ जाइए। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी कौन? ज्ञानेश कुमार। कौन से क्रम के हैं? जो निर्वाचन आयोग है ना, इसका 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुआ है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग एक ही बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हैं ज्ञानेश कुमार 26वें क्रम के। चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग का काम है देश में चुनाव करवाना, आचार संहिता बनाना, वोटर लिस्ट तैयार करवाना, यही ना। राजनीतिक पार्टी को मान्यता, राजनीतिक दर्जा देना, चुनाव चिन्ह देना, यही सब ना काम है। तो अब देखिए, तो चुनाव आयोग है ज्ञानेश कुमार 26वां क्रम के हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि 1993 ईस्वी से चुनाव आयोग 3 सदस्यीय हो गया है। पहले निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग 1 सदस्यीय होता था, 1993 से कितना हो गया है? 3 सदस्यीय। एगो मुख्य रहेंगे और 2 अन्य रहेंगे। तो चुनाव आयुक्त तो और भी 2 हैं, कौन? विवेक जोशी और सुखबीर संधू। तो 1993 से निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो गया है। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे आ जाइए। चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन भत्ता सब मिलता है। चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन भत्ता उपलब्धियां सब मिलता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट का जो उम्र है 6 या 65 वर्ष है। मुख्य न्यायाधीश को पेमेंट मिलता है 2,80,000 और अन्य को मिलता है 2 लाख, तो इनको भी मिलेगा 2,50,000। यानी कि चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन भत्ता का हकदार होते हैं। आगे आ जाइए, ये जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अभी कौन है? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति है। नियंत्रक में महालेखा परीक्षक का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जिसमें 148 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो होता 6 वर्ष या 65, दोनों में से जो पहले हो जाए। इस बात समझ में सबको आता होगा। जैसे यदि अभी नियंत्रक महालेखा परीक्षक अगर 2025 में बनता है कोई, तो रिटायरमेंट करेगा कब? 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद बोले तो 25 और 6 31। लेकिन अगर 2027 में ही उसका उम्र 65 साल हो गया है एज, तो रिटायर कर जाएगा 27 में, चाहे तो 6 साल पहले पूरे, चाहे तो 65 साल उम्र पहले पूरे। क्लियर है? ये क्या काम करता है? तो देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। हमारे देश में अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि है। संचित निधि से कोई राशि कब कितना खर्च हुआ है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हिसाब किताब रखता है। क्लियर है? आगे आ जाइए। अब महालेखा महानियंत्रक कौन है? सीजीए कौन है विदेश के? एमएस दुबे हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। अभी युद्ध का माहौल चल रहा था, इसलिए सेना प्रमुख तो एकदम जरूरी हो गया है। सर्वोच्च सेनापति कौन है? तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है ना। राष्ट्रपति सभी सेना का प्रमुख होता है। ध्यान देने की बात है कि तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति बोले तो द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। पॉइंट क्लियर है? नौसेना का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना का अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तीनों के तीनों। अब आप बताने वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब याद रखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अभी कौन है? अनिल चौहान। देश के पहला सीडीएस कौन बने थे? बिपिन रावत। और अभी कौन है? अनिल चौहान। सीडीएस कौन होता है? तो तीनों सेना का प्रमुख सीडीएस होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे सेना प्रमुख राष्ट्रपति होंगे, जो सब पूरे जितना भी सेना सब माने कहने का मतलब सशस्त्र सेना है उस सबका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन तीनों सेना से प्रायोरिटी में वरीयता सीडीएस को ज्यादा दिया गया है ना। आराम से। महानिदेशक सेना अभियान के कौन है? मनोज कुमार कटियार, है ना। तो शायद ये सब एकदम चर्चा में रहा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मान के चलिए, हो सकता है पूछ दे कभी, तो एकदम नया नया है एकदम क्वेश्चन। करंट अफेयर्स कोई भी एग्जाम होता है, सामान्यतः एग्जाम के 1 महीना पहले से 1 साल तक का करंट अफेयर्स पूछने का संभावना ज्यादा होता है। कभी कभी तो उससे पहले का भी पूछता है, लेकिन संभावना ज्यादा होता है। सचिव या सलाहकार, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव कहिए चाहे इसी को आप मंत्रिमंडल सचिव कहिए, बात बराबर है। मंत्रिमंडल सचिव कहिए चाहे कैबिनेट सचिव कहिए, मंत्रिमंडल सचिव चाहे कैबिनेट सचिव। कौन है अभी? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि देश में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री उसको कहते हैं जो विभाग का अध्यक्ष होता है। जैसे शिक्षा एक विभाग है, रेलवे एक विभाग है, कंप्लीट स्वास्थ्य एक विभाग है। कंप्लीट रेलवे विभाग का जो अध्यक्ष होगा, कंप्लीट शिक्षा विभाग का जो अध्यक्ष होगा, कंप्लीट स्वास्थ्य विभाग का जो अध्यक्ष होगा, वो अध्यक्ष सब मिला करके प्लस में प्रधानमंत्री बराबर होता है मंत्रिमंडल। है समझ में? शिक्षा विभाग है, अध्यक्ष एगो होता है, मंत्री कई गो होता है, कई अन्य मंत्री भी रहते हैं शिक्षा विभाग में। रेलवे में एक अध्यक्ष होगा, मंत्री कई गो होते हैं। तो सभी मंत्री, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे अन्य मंत्री हो, सभी मंत्री प्लस प्रधानमंत्री बराबर होता मंत्री परिषद। तो मंत्रिमंडल विभाग का अध्यक्ष प्लस प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद बराबर सभी मंत्री प्लस प्रधानमंत्री। तो ज्यादा संख्या में बड़ा मंत्रिमंडल होगा कि मंत्री परिषद होगा?
मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद में विभाग का अध्यक्ष चाहिए, बाकी सारे मंत्री शामिल हैं, तो मंत्री परिषद ज्यादा बड़ा संख्या में होता है, मंत्रिमंडल संख्या में कम होता है ना। और एक होता है उप मंत्री, जैसे कि अगर मंत्री जी अनुपस्थित हैं तो उप मंत्री काम करेंगे आपके। यहाँ का आ रहा है कैबिनेट मंत्री, तो मंत्रिमंडल के कैबिनेट है कि मंत्री परिषद का कैबिनेट है? यानी कि सभी विभाग का अध्यक्ष प्लस प्रधानमंत्री बराबर कैबिनेट मंत्रालय या मंत्रिमंडल, है ना। तो मंत्रिमंडल, कैबिनेट का सचिव चाहे मंत्रिमंडल का सचिव कौन है अभी? यानी विभाग का अध्यक्ष प्लस प्रधानमंत्री को मिला देंगे तो इतने लोग का सचिव कौन है और इतने लोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का सचिव है। आप जैसे देखिए पंचायत में भी होता है, पंचायती राज का अध्यक्ष होगा मुखिया जी और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मुखिया जी और ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव। दोनों मिल साइन करेंगे तब ना कोई योजना पास होगा जी। पंचायत सचिव बिहार एसएससी से जाके पढ़ा लिखल आदमी जाता है और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष मुखिया जी है कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखल हो, अंगूठा छाप भी हो सकता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन क्या कैबिनेट सचिव अनपढ़ होगा? सेक्रेटरी वही बनता है जो रिटायर्ड आईएएस हो गया, सीनियर आईएएस हो गया, तो बहुत यानी एक तरह से बड़ा है। तो देश का सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है या मंत्रिमंडल सचिव। देश का सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी कौन है? कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव, जो पढ़ा लिखा आदमी रिटायर्ड आईएएस सीनियर आईएएस होता है। यानी प्रधानमंत्री को, जैसे मुखिया जी को पंचायत सेवक से रोजो बात होता है, कभी कभी घंटों भर बात होता है ना, होता है। उसी प्रकार से कैबिनेट सचिव से भी प्रधानमंत्री को रोजो बात होता होगा, क्योंकि सचिव अध्यक्ष साइन करेगा तो सचिव भी साइन करेगा। कोई भी योजना प्लानिंग वगैरह दोनों के सिग्नेचर के बाद ही पास होता है। पैसा कौड़ी निकलना तो दोनों के साइन के बाद ही निकलता। समझ में आ रहा बात? तो बहुत बड़ा पद है ये। देश का सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी है, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी, देश का सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी कैबिनेट सचिव और देश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी सीबीआई का डायरेक्टर। देश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी। अभी तक मंत्रिमंडल का भारतीय संविधान में एक ही बार चर्चा किया गया, वो कौन अनुच्छेद में? 352 में। बाकी कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा, हर जगह मंत्री परिषद लिखा है। सलाहकार कौन है प्रधानमंत्री के अभी जी? और तरुण कपूर, दोनों मिल के सलाह दे रहे होंगे। ये सब कुछ अटपटा काम चाहे अच्छा काम करवा रहे होंगे, यही ना। चलिए आगे आ जाइए। 352 में मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू करता लिखा हुआ, तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर आया मंत्रिमंडल। एक बार आओ समझाएं। बोले ना कि मंत्रिमंडल जो विभाग का अध्यक्ष प्लस प्रधानमंत्री बराबर मंत्रिमंडल, और जितना भी मंत्री है सब मंत्री मिला दीजिए, अध्यक्ष चाहे अन्य मंत्री हो, प्लस प्रधानमंत्री, हाँ प्लस प्रधानमंत्री बराबर मंत्री परिषद। राज्य का अलग और संघ का अलग। अरे भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल, संघ मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, राज्य में भी यही कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए इतना देर तक समझा दिए करे मंत्री परिषद किसको बोलेंगे सर? कोई बात नहीं समझ में आया तो। जैसे विभाग का बोले ना कि अध्यक्ष, जैसे रेलवे का विभाग है, एगो रेलवे में अध्यक्ष होगा, शिक्षा में एगो अध्यक्ष होगा, स्वास्थ्य में एक अध्यक्ष होगा, सबका अध्यक्ष प्लस प्रधानमंत्री मिला देंगे तो उसको कहें कि मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री है, कहेंगे ना। अब रेलवे में विभाग का अध्यक्ष के अतिरिक्त और भी मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष के अतिरिक्त और भी उसमें मंत्री हैं, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष के अतिरिक्त और भी मंत्री हैं, तो सब मंत्री व अध्यक्ष प्लस प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद कहेंगे। आ समझ में? आगे आइए, आगे आराम से पॉइंट आ जाइए। अभी रक्षा सचिव, रक्षा भी सचिव नहीं, खाली डायरेक्ट। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर उंदूर चला रहे, रक्षा उक्षा मैटर करता है,
देख लीजिए। रक्षा वित्त सचिव कौन है अभी? गार्गी कौन? अच्छा ये हो वाला प्रधान प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के शक्तिकांत दास। तो पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन है? शक्तिकांत दास। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री है। मीटिंग वगैरह हुआ ना, होता ना कि हाई लेवल का मीटिंग हुआ है ना, हाई लेवल का मीटिंग जी। हाई लेवल का मीटिंग में अर्थव्यवस्था क्षेत्र के भी लोग रहते हैं, प्रशासन क्षेत्र के भी लोग रहते हैं, मंत्रालय से भी रहते हैं। अकेले एक डिपार्टमेंट खाली शामिल नहीं होता, सब डिपार्टमेंट के प्रमुख को बुलाएंगे। मान के चलिए पाकिस्तान पर अटैक कभी कर देगा भारत, तो भारत के लिए अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है अभी, अर्थव्यवस्था वह डिपार्टमेंट ने बताएगा। हाई कमीशन का जब मीटिंग होगा तो अर्थव्यवस्था के बारे में वह ना बता सकता है कि कितना लॉस होगा, क्या होगा, अभी देश में स्थिति क्या है। डिफेंस वाले रक्षा डिपार्टमेंट बताएंगे, मंत्रालय वाले मंत्रालय के। तो सबको ही अपना अपना डिपार्टमेंट के बुलाया जाता है, सबका चीफ को बुलाया जाता है, 2-3 विभाग को मिला जुला करके, जिससे जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जैसे आपका वित्त मंत्री हो जाएंगे, ऐसे लोग को मीटिंग में बुला करके हाई कमीशन कहता है, हाई मीटिंग बुलाए, हाई लेवल का। समझ में भाई? आक्रमण कर देंगे पाकिस्तान पर तो खाली पाकिस्तान में तहस नहस होगा। आप मारिएगा किसी को 2 फेंट तो आपको भी तो तनी मनी दर्द करेगा, कुछ तो लॉस होबे ना करेगा जी। नहीं आ गया, आराम से पॉइंट देख लीजिए, सब जरूरी नहीं। रक्षा सचिव नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अजीत डोभाल का अहम भूमिका रहेगा। युद्ध वगैरह कोई सर्जिकल स्ट्राइक करना, क्या करना है, उसमें लीड रोल में रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ही, सुरक्षा को लेकर के मुस्तैदी से बातचीत करेंगे ही। ये पाकिस्तान में जासूसी जाके करके आए हैं, इनको पाकिस्तान के चप्पा चप्पा के बारे में पता है ना, बहुत बड़का, इसीलिए लगातार है, बरकरार है, ढेर दिन से है ना। आगे देखिए, आराम से पॉइंट देख लीजिए। गुप्तचर और जांच संगठन के प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का कौन है? प्रवीण सूद, सीबीआई का है ना। आगे आईबी का निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो का तबर कुमार डेका। कहते ना कि आईबी वाला पीछे पड़ गया है, ज्योति मल्होत्रा के पीछे, ज्योति मल्होत्रा ना नाम है उसका जी, हाँ, तो पीछे पड़, अब क्या है वो तो सामने आवे करेगा। आगे आ जाइए, एनआईए वाला पड़ा है, कहता है कि एनआईए पड़ गया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सदानंद बसंत आते, जो पॉपुलर है वो चर्चा में रहेगा। ईडी, कहता नहीं ईडी के छापा पड़ा है कांग्रेस के 4 नेता पर, राहुल नवीन है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, शराब उरा पिए वाला, जैसे ना कहे कि शाहरुख खान के बेटवा शराब में लीन है तो एनसीबी पीछे पड़ा है, एनसीबी पूछताछ कर रहा है। हाँ, ये वाला बात। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, अभी बीएसएफ के तो एकदम जरूरी है, कहा से कि बॉर्डर पर हैं लोग। जल्दी से चौधरी, ऐसे तो सबको ही अपना योगदान दे रहे हैं देश में, सबको ही अपना बलिदान दे रहे हैं देश में, अपना कुर्बानी दे रहे हैं, अपना योगदान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन पूछने का ज्यादा चांस है कि पूछ सकता है बीएसएफ, है ना। आगे देख लीजिए, एनएसजी का कौन है अभी? महानिदेशक बी श्रीनिवासन। आगे देखिए, सब जरूरी ना है भाई। और आपदा प्रबंधन वाला देखिए, एनडीआरएफ का कौन है? पीयूष आनंद। पीयूष आनंद है। अगर मान के चलिए बाढ़ बाढ़ आया, राहत वाहत के लिए जो रेस्क्यू करता है, यही लोग करता है। आगे आ जाइए, ना है, होमगार्ड के बहाली आया इसीलिए ना। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव आ जाइए। अध्यक्ष नीति आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 2015। किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग समाप्त हुआ 2014 से, है ना। 2014 में योजना आयोग समाप्त हुआ, गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग 15 मार्च 1950 से 14 तक रहा,
और 15 से नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करती है, सरकार को सलाह देती है कैसे सतत विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तमाम क्षेत्र के माने जैसे कैसे राजस्व होगा, आय होगा, कैसे कहाँ राजस्व कम खर्चा होगा, कैसे कार्यकुशलता आएगी, सरकार को सब सलाह देता है कौन, इसीलिए थिंक टैंक के रूप में काम करता है। योजना आयोग था कि 5 साल के लिए फिक्स तक योजना बनाता था, लेकिन नीति आयोग कैसन बात 3 साल के, 7 साल के, 15 साल के विजन एजेंडा इसे चलाती है। उपाध्यक्ष नीति आयोग का कौन है, सुमन कुमार बेरी। कौन नियुक्त किया होगा इनको, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का सीईओ BVR सुब्रमण्यम। कौन है BVR। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कौन, PP सोदा। ध्यान देने की बात है कि संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ है एक्ट अधिनियम 1919 और संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ 1926 में। अधिनियम 1919 और स्थापना हुआ 1926। ली आयोग या विधि आयोग के सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में हुआ, 24 में सिफारिश किया था। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना अधिनियम 1919 से स्थापित हुआ 26 में। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन है। संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास पावर है। अभी संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, नहीं ना, एकदम नहीं ना, एकदम नहीं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का BR हाटकर, विजया हाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, विजया हाटकर। विजया हाटकर देख लीजिए गूगल से सर्च करके, आगे आ जाइए क्या कह रहा है। हाँ, 7वां वेतन इसलिए कि 8वां चर्चा में शुरू हो गया है। अशोक कुमार माथुर है ना, किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं ना, ठीक से हम लोग बढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है तब ठीक है, ही आ गए। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन वाले से भी अपील है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे स्टडी पॉइंट पटना भी कुछ आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ेगा तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और भी कुछ क्लास लेकर आएंगे आगे। अध्यक्ष केकर अध्यक्ष हम लोग पढ़ रहे हैं, लोकपाल। कौन है अभी, खाली अजय खानविलकर रखिए, पूरा नाम जरूरी नहीं है, अजय खानविलकर। अच्छा, कहता है कि पहली बार सदन में लोकपाल बिल कब लाया गया था। हाँ, क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार सदन में, मैंने सदस्य कही ना, कि पहली बार संसद में लोकपाल बिल कब लाया गया। पहली बार संसद में लोकपाल बिल कब लाया गया, एकदम नहीं होगा, 1968 में होगा, है ना। पहली बार लोकपाल बिल कब लाया गया था, 1968 में। और 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन याद करिए कि लोकपाल लाने के लिए अन्ना हजारे पूरा एकदम, अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल जी रहे, कुमार विश्वास जी रहे, जो इन लोग हीरो बन गए थे। नहीं, 1968 1968 लिखे, पहली बार लोकपाल लाया गया। लोकपाल क्या है, तो लोकपाल है कि माने आप कितना भी बड़ा क्यों न डिपार्टमेंट के चीफ हैं, आपके ऊपर भी भ्रष्टाचार का जांच होगा। ऐसा नहीं कि आप हेड मास्टर हैं तो आप एकदम सबके खाली मारिएगा, नहीं, आप पिटा भी सकते हैं, है ना। मतलब ये हो गया कि लोकपाल भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे से जांच वांच करने के लिए लाया गया है। पहली बार 1968 में संसद में लाया गया था लोकपाल। आगे देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि लोकपाल का पहला अध्यक्ष कौन बने थे, पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल का पहला अध्यक्ष कौन बने थे, पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। आइए आइए, वह भी हैं खानविलकर साहब, क्लियर है। आइए, कह रहा अध्यक्ष 16वां वित्त आयोग का
अरविंद पनगड़िया। अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग का एन.के. सिंह। जैसा कि जानते हैं कि संघ वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, गठन करता है संघ वित्त आयोग का राष्ट्रपति। और जैसा कि जानते हैं कि संघ वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 280, अच्छा बोले वो 18 लिख दिए। हाँ, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कुल सदस्यों की संख्या 5 होता है और कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। एक अध्यक्ष प्लस 4 गो अन्य सदस्य होते हैं, माने 4 + 1, यही ना होता है। का काम है संघ वित्त आयोग का? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का सिफारिश करना, बंटवारा का सिफारिश करना इसका काम है। आप देखिए राज्य वित्त आयोग में अनुच्छेद 243 के आई में है राज्य वित्त आयोग। इसका गठन राज्यपाल करता है। कौन करता है? ये राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच राजस्व बंटवारा से संबंधित सिफारिश करता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आइए, कोई दिक्कत तो ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछ रहे हैं। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी है ना। अब 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष, आगे आ जाइए, आराम से देख लीजिए ना, सब जरूरी नहीं, कुछ चर्चा में रहता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुब्रमण्यम, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को, है ना। मानवाधिकार आयोग का काम है कि मानव के अधिकारों की जांच करना। जैसे कोई जेल में है, कैदी है, और कैदी से आप बाथरूम साफ करवा रहे हैं, उसका मानवीय अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कूड़ा करकट फेंकवा रहे हैं, साफ करवा रहे हैं खाली, तो मानवाधिकार आयोग जा करके प्रत्यक्ष दिखाएगा, पब्लिकली करेगा कि भाई देखो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कार्रवाई किया जाए, है ना। आइए आगे, आराम से पॉइंट देखिए। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का इकबाल सिंह लालपुरा। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष यही ना। चलिए, अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सीईओ कौन है? सतीश कुमार। आगे देख लीजिए, रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1905। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण, रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण 1950। स्थापना कब हुआ है? 1905। रेलवे, बताइए जोन की संख्या भी कितनी है? जोन 18। डिवीजन कितना है? 73 डिवीजन है भाई। आराम से देखिए। राष्ट्रीयकरण, स्थापना 5 में, राष्ट्रीयकरण 50 में। कोई दिक्कत है क्या जी? हाँ बोलते रहिएगा, न तो लगेगा कि सब गमला खाली रखे हुए हैं। आदमी लगना चाहिए कि आदमी बैठे हैं। अध्यक्ष कितना तो बैठले ऐसे कर लेते हैं। अब तनी तनी ऐसे करते करते फिर आराम से बेंच पर रख के सूत जाते हैं। बंद करके शटर हम लोग चल जाएंगे, बिस्कुट पानी रख देंगे, खा के पानी पी लीजिएगा। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, एक फुल फॉर्म पूछता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना कौन है? कांत पांडे। अब नया चेंज हुआ इसीलिए जरूरी है ना। तो कांत पांडे हैं। और सेबी का स्थापना हुआ है 1988। वैधानिक दर्जा मिला है 1992। मुख्यालय है मुंबई। सभी स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करता है। स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण कौन करता है? सेबी। क्लियर है? चलिए
आराम से देखिए देखिए देखिए। हाँ भाई, सीमा सड़क संगठन करना पड़ेगा, कैसे बॉर्डर पर बहुत ही हलचल है ना। महानिदेशक सीमा सड़क संगठन का रघु श्रीनिवासन। स्थापना हुआ बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, 1960 में। काम क्या है इसका? तो सीमावर्ती जो दुर्गम एरिया में रोड सड़क है उसका मरम्मत बनावा बनाना सब इसी का काम है ना। अरे भाई, पाकिस्तान के बॉर्डर हो चाहे चाइना के बॉर्डर हो, रोडवा के कौन देख रेख करेगा बनाएगा? लोकल ठेकेदार को दे देगा तो कहीं लोकल ठेकेदार पैसा के लिए चक्कर में बम लगा दे, ओकरे में सेट कर देगा तो सिलेंडर के ढाल देगा बीच में, तो इसीलिए एक स्पेशल संस्था बनाया गया। क्लियर है पॉइंट? चलिए ठीक है। आ कौची बोले? 1960 में बोले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ ध्यान दे रहे हैं आजकल? बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर आइए देखिए। ये आधार कार्ड वाला जरूरी है। अच्छा, भुवनेश कुमार, आधार कार्ड योजना कब शुरू हुआ है? आ वक्त 2000 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 2010। आधार कार्ड योजना 2009 में शुरू हुआ है और लागू हो गया 2010 से। आधार कार्ड उससे पहले थोड़े आपका बना है। आपका भी आधार कार्ड उसी समय बना होगा, उससे पहले जब है ही नहीं था कैसे बनेगा? हाँ, किसी को अगर आधार कार्ड से फोटो मैच कर रहा है तो समझिए कि ओरिजिनल है ना। आगे देखिए, आगे देख लीजिए क्या है। अभी धूप में सूर्य भगवान कोशिश कर रहे हैं कि आधार कार्ड से मैच करा दे लोग के, तभी इतना धूप वगैरह हो रहा है। हम लोग ठंडी के मौसम में धूप खोज खोज के छत पर, रोड पर, बालकोनी में सेंकते थे, धूप से सेंकते थे। अब सूर्य भगवान खोज खोज के सेंक रहे हैं। कहाँ है? रूम में है तब वो पहुंच जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? आराम से देखिए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कर लीजिए। संसद का सबसे बड़ी संसदीय समिति इसीलिए कर लीजिए। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 15 प्लस, हाँ 15 गो लोकसभा से, 7 गो राज्यसभा से, है ना। इसका सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये पूरा कार्यकाल इसका लोक लेखा का 1 वर्ष, 1 वर्ष के बाद फिर भंग कर दिया जाता है, फिर दूसरा गठन होता है। मैंने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना? 1 वर्ष। ये क्या काम करता है? तो संसद को सलाह देता है हर साल, माने सालों भर सलाह देते रहता है कैसे कार्य कुशलता में बढ़ाया जाए, कैसे खर्च में कमी किया जाए, तब तमाम देते रहता है जानकारी। आगे देखिए, आराम से आ जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आइए। महारत्न कंपनी की संख्या कुल कितना हो गया है? महारत्न कंपनी की संख्या कुल कितना हो गया है? महारत्न कंपनी की कुल संख्या 14 है ना। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक बार सुन लीजिएगा तो एग्जाम में आपको गलत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं सुने रहिएगा एग्जाम तक तो आप गलती करके आ सकते हैं, इसका संभावना है। जैसे हाल ही में 14 गो हो गया है तो आपको रहे कि 13, अब बार बार आएगा 13 13, लेकिन सुन लिए एक बार 14, गलती ना हो, 14 गो हो गया है ना। अभी सुन लिए हैं कि 14, तो फिर गलती नहीं होगा। तो एक बार सुन लेने के बाद सामान्यतः बहुत सारा क्वेश्चन गलती नहीं होता। अब महारत्न का दर्जा जिस कंपनी को मिल जाता है उसी को मिलता है जिसका विश्व में कारोबार चल रहा हो, विश्व में उसका बड़े स्तर पर कारोबार चल रहा है, उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता लेकिन बहुत ज़्यादा हो, उसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। समझ में आ रहा बात? एक लाइन में आप बताएंगे कि महारत्न कंपनी का दर्जा कब से शुरू हुआ है? बताइए, महारत्न कंपनी का दर्जा कब से शुरू हुआ है? नहीं बताना है जी, नहीं बताइएगा। 2009 में। उतना पुराना मत जाइए, 2009 से महारत्न कंपनी का दर्जा कब से? 9 से शुरू हो। अभी तक कै गो पहुंच गया है?
14 गो और 14वां तो एकदम पूछेगा, एकदम कोई नहीं रोक सकता, पूछेगा अगर एकरा से तो 14वां एकदम। फिर भी देखिए एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। रविंद्र कुमार हो गया, ओएनजीसी सब दिन पॉपुलर रहता है। अरुण कुमार सिंह, ओएनजीसी का स्थापना 1956 में, ओएनजीसी का स्थापना 1956 में हुआ, इसका 1975 में हुआ है ना। आगे देखिए सेल, ई अमरेंदु प्रकाश कर लीजिए भाई, जरूरी है, बड़का स्टील एरिया में 1973 में स्थापना हुआ इसका। आराम से देखिए, आराम से, बाकी बढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक, हाँ हाँ, ये नया का चेंज हुआ इसीलिए पूछ सकता है। हाँ, अध्यक्ष इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये नया नया बने हैं अभी, अरविंद्र सिंह साहनी, तो इसीलिए शायद पूछ सकता है। तो नया का, अरे भाई एल सी एल ना, IOCL है, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड है। आगे देखिए, आगे देखिए, 14वां तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। अब देखिए 13वां जरूरी है, 14वां जरूरी है ना। 13वां का मत टिक लगे, पुराना हो गया अब। निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्लियर है। सबसे बड़ी जो कंपनियां होती है, महारत्न के बाद नवरत्न होता है, उसके बाद मिनी रत्न होता है ना। चलिए देखिए तो निदेशक BSNL के कौन है, रॉबर्ट जे रवि, है ना। इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, तबे जाके नेट वगैरह सस्ता मिलेगा, सस्ता चलेगा, ना तो सब महंगाई डायन खात है हो जाएगा, बहुत महंगा होते जा रहा है ना। तो वही बात है, BSNL को बढ़ावा देना होगा। फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, कोई कह देता है कि भाई साहब नहीं लगेगा, भाई साहब नहीं लगेगा, कोई कह देता है ऐसा ही, लेकिन वो फुल फॉर्म ना होता। अच्छा, रियलिटी है। आगे देखिए, ये जरूरी ना है। टेंशन नहीं लेना, आराम से, जो जो जरूरी है ना, हम जरूरी चीज खोज खोज के पढ़ा रहे हैं आपको, बिना जरूरत वाला काहे पढ़िएगा आप। हम जो पढ़ा रहे हैं ना, आप यकीन मानिए, उसी में से कोई पूछेगा तो पूछेगा, एकदम इसीलिए भरोसा करके एकदम पढ़िए आप, ना तो अपना मन से तो कुछ पढ़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब एकदम ईमानदारी से एक को इधर नहीं पढ़ना है। शिक्षण संस्थान अकादमी के प्रमुख, अब मान कर चल कोई कहता है कि क्वेश्चन गेस किए हैं, दे दिया है 10,000 क्वेश्चन, कहता है कि एकरे में से पूछेगा 50 गो। गेसिंग हुआ जी। इम्पोर्टेंट छांट दिए हैं, 20,000 क्वेश्चन दे दिए, 2-3 को पूछने का संभावना ये में से है। वो गेसिंग ना टिक हुआ, वो छाटा गया, वो इम्पोर्टेंट हुआ वो। ना, इम्पोर्टेंट मैंने जितना पढ़ा उतना ही में से आ जाए तब ना इम्पोर्टेंट, और कम में से ज्यादा आए तब इम्पोर्टेंट। मतलब कह दिया कि टोटल इतना पढ़ लीजिए, आएबे करेगा तो आएबे करेगा वो। कहेंगे वॉल्यूम 1 पढ़ लीजिए, वॉल्यूम 2 पढ़ लीजिए, वॉल्यूम 3 पढ़ लीजिए, आएबे करेगा। सेटो बना लीजिए, प्रीवियस सब कर लिया, आएबे करेगा। आप बताइए कि एगो कौन किताब से मात्र आएगा, एक एगो आप बताइए जो कर कोई वॉल्यूम तलूम नहीं है, वो एक मात्र है लुसेंट, ओकरे से आएगा। और करंट में एक मात्र है स्पीडी, ओकरे से आएगा। ये दोनों का कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन दोनों का कोई जोड़ा नहीं है मार्केट में, क्या न वॉल्यूम 5 तक क्यों ना निकाल दीजिए आप। आप निश्चित होकर के एकदम भरोसा कर करके दोनों किताब पढ़िए, आप निश्चित एकदम होइएगा। अगर तनी तनी से एकदम रह जा रहे हैं तो आपका प्रीवियस वगैरह सेट प्रैक्टिस में कुछ कमी आ रहा, जो क्वेश्चन लुसेंट में नहीं मिल रहा, स्पीडी में नहीं मिल रहा, प्रीवियस में मिलेगा, सेट में मिलेगा। और वो दुनिया का कोई भी पब्लिकेशन होगा प्रीवियस तो बतिया बराबर है ना है जी। लाइकन मार कर ले एकदम कि 3 तारीख तक आएगा, अगला आ रहा है एकदम, आया किताबिया, आया किताबिया, आया किताबिया। अरे भाई क्वेश्चन बैंक है वो, क्वेश्चन बैंक कोई पब्लिकेशन का, कोई कोचिंग का एक ही होता है। आप बिहार SSC का जुलाई में एग्जाम दे देंगे, जुलाई 25 में, तो वो वाला एग्जाम कोई पब्लिकेशन वाला छापेगा तब वह क्वेश्चन में रहेगा, कोई कोचिंग वाला छापेगा तब वह रहेगा।
एकदम ना एकदम शर्म हया सब खत्म हो गया लइकन के। अब 4 दिन दुकान में पता करने जा रहे हैं कि प्रीवियस आया कि नहीं आया बिहार पुलिस का। अरे 2010 से 2021 तक के 100 पब्लिकेशन का किताब है मार्केट में, अशोक राजपथ में जाके देखिए। कोई एगो उठा के लेके आ जाइए, 5 दिन घूम के काहे आ रहे हैं आप, जब प्रीवियस ही आपको देखना है तो। और आप पढ़ने में कमजोर थोड़े हैं कि खोजिएगा, पढ़ने में बढ़िया है आप। कोई उठाइए नहीं बनाइए, खत्म। 4 दिन घूम के जाइए, 4 दिन में 4 को सेट बना दीजिएगा, और बाद फिर जाके फिर उन्हीं का किताब वाले के फिर से बना लीजिए मन करे तो। थोड़े मना कर रहे हैं कि नहीं लीजिए, लेकिन उतना प्रायोरिटी मत दीजिएगा। आगे देखिए, शिक्षण एवं अकादमिक संस्था के प्रमुख, किसी का शिकायत किसी से शिकवा गिला नहीं है, लेकिन लोग ऐसे बेवकूफ़ी टाइप के करते हैं तब कुछ कुछ बोलना पड़ता है, और कोई बात नहीं है। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का कौन? जगदीश कुमार, बहुत ही दिन से बनल है जी ना। आगे देखिए, हाँ ये महिला बनी है पहली बार, जरूरी है। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू का धुलीपुड़ी पंडित है ना, पहली बार महिला बनी है, शायद शायद पॉपुलर हो जाए। अब मोदी जी जब आए हैं नालंदा विश्वविद्यालय में तो ये पॉपुलर ना होगा, जहां मोदी जी जाते हैं वहां जगह ही पॉपुलर हो जाता है का। आगे देखिए, और कुछ है नहीं, बोलते हैं ऐसे जैसे एकदम सम्मोहन छा जाएगा। इनका से बहुत पढ़ा लिखा आदमी के इतना बोले ना आता है, यही बोल लेते हैं ना। कभी कभी बोलेंगे सब आप इमोशनल हो जाइएगा, रोने लगेगी बेचारा के, और कुछ है जी, अकेले तो है, न बाल न बच्चा, न आगे न पाछा, कोई नहीं है। इमोशनल लगने लगिएगा, आप रो दीजिएगा। और जब पगड़ी बांध के बोलने लगेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो लगे करे वाह 56 इंची से बढ़ गया, ऐसे लगेगा। इक्वालिटी है। आइए देखिए, किसी देश के प्रधानमंत्री में इक्वालिटी होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि कौन पार्टी के है, लेकिन सब होना चाहिए। कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन? रेन पनगड़िया। कुलपतियों नालंदा विश्वविद्यालय के अभय कुमार। आगे आ जाइए, एनसीईआरटी भी जरूरी है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी फुल फॉर्म में पूछेगा, और पूछेगा कि अध्यक्ष कौन। कोई बता सकते कि एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? है 1961 में। आगे आराम से पॉइंट, सीबीएसई का हाल पीछे रहेगा, यहो जरूरी। राहुल सिंह, क्योंकि करंट है, चेंज हुआ, राहुल गांधी नहीं राहुल सिंह है। आगे आइए, आगे देखिए, आगे देखिए। बाकी पुराना पुराना हो गए हैं, पुरान का पूछे पर उतना प्रायोरिटी नहीं देता है। जिस समय करंट रहता नहीं सबका तो पूछता। इसरो छोड़े कहाँ है अभी, इसरो तो आ ही रहे ना। आ जाइए, इसरो सुनाई दे रहा ना सबको। अध्यक्ष इसरो का कौन है? क्या में केकर स्थान लिए हैं? केकर लिए हैं? सोमनाथ का स्थान लिए हैं। पहले के सिवान, सब सोमनाथ, सब ठीक है, सोमनाथ का स्थान लिया है ना। आगे देखिए, स्थापना कब हुआ इसका? मुख्यालय कहाँ है ना? डीआरडीओ का अध्यक्ष छोड़ दीजिए, हम लगा देंगे। बताइए डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। स्थापना 1958। हेड क्वार्टर दिल्ली, हेड क्वार्टर दिल्ली है ना। स्थापना 1958।
आगे आ जाइए एकदम आराम से। ना, उधर एकदम जरूरी नहीं है। अरे भाई वो तो होबे करे कि एक दिन में एको को हेडिंग नहीं करिएगा तो कोची करिएगा। पढ़ना ही ना हम लोग बैठे हैं। पढ़ने के लिए अबे किए हैं, तन सा कष्ट होगा, पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो ठीक है, तो बढ़िए एकदम, कोई दिक्कत ना है। अरे जरूरत होगा तबे ना। हाँ ना, ये वाला कौन करेगा? बीसीसीआई का अरुण मिश्रा। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के कौन है? माने बीसीसीआई में अगर भ्रष्टाचार वगैरह होगा तो जांच करेंगे ही। फीफा का अध्यक्ष खाली जियानी का ही है ना? अच्छा, बीसीसीआई का स्थापना बता सकते हैं? बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ? बक, बीसीसीआई का स्थापना 1909 में कैसे हो जाएगा? आप आईसीसी के पास जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का कया कर्म के? 37वां। अध्यक्ष बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के। अच्छा, मुख्यालय बीसीसीआई के कहाँ है? मुंबई में है, याद रखिएगा आप। मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कौन है? गौतम गंभीर है। और मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है? अमोल मजूमदार। ना ना, वो नहीं जरूरी है। अध्यक्ष हॉकी इंडिया के, अध्यक्ष हॉकी इंडिया के कौन है? दिलीप टर्की है। हाँ एकदम आराम से देखिए। अध्यक्ष पहली महिला बनी है ओलंपिक संघ का, पीटी उषा। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के, रणधीर सिंह। अध्यक्ष भारतीय ना 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 ना, अच्छा हाँ ठीक है। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ एथलीट आयोग का मीराबाई चानू। आगे देखिए। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, नया बने हैं इसीलिए। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ईडा, अध्यक्ष कौन? ईडा का स्थापना कब हुआ? कल ही परसों पढ़ाए हैं। मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, 1999। एलआईसी का सिद्धार्थ मोहंती, स्थापना 1956। मुख्यालय मुंबई। और कौन है एलआईसी के अध्यक्ष? सिद्धार्थ मोहंती। आराम से दम आ जाइए ना भाई। बैंकों के प्रमुख अधिकारी, इन हेडिंग है और है क्या? अच्छा, यहाँ से है। नयका एकरा में चेंज रहते हैं ना तो पूछने का संभावना बढ़ जाता है। नयका चेंज नहीं हुआ है ना, इसीलिए ना पूछेगा। एगो कर लीजिए अध्यक्ष खाली, हर्षवर्धन अग्रवाल। आराम से बढ़िए, कोई दिक्कत ना है, एकदम निश्चित होकर के बढ़िए। कहा से कि नया चेंज हुए नहीं है, पुराना में पूछेगा नहीं। गवर्नर आरबीआई के कौन है? कौन क्रम के? आरबीआई का स्थापना कब हुआ है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1900।
आरबीआई का स्थापना कौन समिति की सिफारिश पर हुआ था? हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। बैंकों का बैंक कौन है? भारत सरकार का बैंक कौन है? मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? हैं? आरबीआई। बैंक द रिवर्स रेपो रेट सब कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। नोट निर्गमन कौन करता है? 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, हस्ताक्षर वित्त सचिव। और 2 या 2 से सब बड़े नोट पर जारी करता आरबीआई, हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का, यही ना। प्रतिभूति का क्रय विक्रय वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्रय विक्रय, ओपन मार्केट से ऑपरेशन होता है, खुला बाजार करवाई आरबीआई करता है, यही ना। चलिए, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अब आरबीआई के पहला गवर्नर कौन था? ओबी स्मिथ, मैंने ओसबर्न स्मिथ, यही ना। आगे आ जाइए, आगे आइए, आइए एकदम आराम से पॉइंट देखिए। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख और सीईओ। भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष खाली चल्ला सेठी। कौन है? चल्ला सेठी। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ है? देखिए, 1955 में एसबीआई के नाम से राष्ट्रीयकरण हो गया है। इससे पहले एसबीआई इंपीरियल बैंक के रूप में स्थापना हुआ था, और राष्ट्रीयकरण एसबीआई के रूप में तो एसबीआई का ना पूछ रहा था 55 में, है ना। और इंपीरियल बैंक का स्थापना 21 में हुआ था, उसका एसबीआई नाम बदल कर राष्ट्रीयकरण किया गया था। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन है? व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक सबसे बड़ा एसबीआई है, और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई है। औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आईडीबीआई है, आईडीबीआई। और बैंकों का बैंक है आरबीआई है। और कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है भूमि विकास बैंक। ऋण उपलब्ध कराने वाली सी संस्था है नाबार्ड, वो बैंक थोड़े है। आराम से पॉइंट आ जाइए, कोई जरूरत नहीं है इस सब का, वो है खाली एमडीसीओ नए का चेंज हुआ, कोई एगो कर लेना है। इंडियन बैंक के कर लीजिए। सीईओ कौन है? विनोद कुमार। आगे देखिए, पंजाब का कर लीजिए, अशोक चंद्रा। भारतीय द्वारा पूर्णतः प्रबंधित पहला बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना कब हुआ था? 1896। 96 रे भाई, सॉरी 1894। 1894। आगे देखिए, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12। क्लियर है ना? चलिए, ठीक है ना। चलिए आइए आगे। धीरे धीरे हम लोग अभ्यास करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। नहीं कहते कि करत करत अभ्यास थे जड़े मती होते सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पर परत निशान। कुआं में पानी खींचते रहते हैं, रस्सी उतना कमजोर होता है, कोमल होता है, तब वो पत्थर पर निशान डाल देता है। नहीं, अभ्यास से न खाली, तो आपका इतना कमजोर रहेगा करंट, तब वो ठीक हो जाएगा। रोज अभ्यास करते रहिए। कहाँ जा रहे हैं जी? ऐसे भी जाने वाला को कोई रोका है आज तक? जाइए जहां जाना है। आगे पॉइंट देखिए, पॉइंट देखिए क्या कह रहा है से। हाँ तो बहुत कम है, बचा कहाँ है भाई, सब पढ़ाना थोड़े है, कोई यूज नहीं इस सब के, ये बिना काम का ही सब दिया हुआ है। अब देखिए तो जाके कोई को में पूछ देगा का, तो से नाबार्ड का कर लीजिए। नाबार्ड का साजी के भी 1982 में स्थापना, छठा पंचवर्षीय योजना के दौरान, है ना।
देखिए तो सही, कोई दिक्कतें नहीं है ये सब। अब जितना बैंक खोलिएगा सब हम लोग पढ़ते रहेंगे, यही काम है ना ना। भारतीय महिला बैंक कर लेंगे, एम एस स्वाति। हाँ हाँ, एगो कर लेना है ये वाला पॉइंटवा 2015 को। ना 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 ना, ये हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में भारतीय शाखा में किया गया। हाँ, ये जरूरी है। अब देखिए उधर और है क्या, ये इधर। अच्छा ना, यहाँ से नया पॉइंट शुरू हो जाता है ना, यहाँ से नया पॉइंट ना। यानी एक पॉइंट हम लोग एक दिन में कंप्लीट कर लिए, उस सबसे बड़ा पॉइंट यही था, तो इतना कम नहीं है। एक दिन के करंट अफेयर इतना काफी होता है। आगे अब अगला क्लास में करंट अफेयर का चर्चा करेंगे, तब तक इकोनॉमिक्स का ही 100 क्वेश्चन।